हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके यूपी पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स लेकर आए हैं आई दृष्टि ईयरली से। बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड और पॉइंट टू पॉइंट। ये है ISPCS डिकोडेड चैनल। पहला करंट अफेयर्स है चिनाब रेल ब्रिज एंड अदर की प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के कटरा से 46,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सड़क, पुल, रेलवे, बिजली, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ का विकास होना। और इन प्रोजेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा चेनाब रेल ब्रिज। अब आते हैं इस ब्रिज के डिटेल्स पर। चेनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज है। अब ये आर्क ब्रिज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ब्रिज जिसके बीच के हिस्से का कर्व यानी कि आर्क जैसा शेप होता है, जिस वजह से दोनों तरफ जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये नदी से 359 मीटर्स ऊपर है। इसकी हाइट कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर्स है यानी कि 1315 मीटर लॉन्ग है। स्टील आर्क ब्रिज है यानी कि स्टील से बना हुआ है। इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो सीज्मिक शॉक्स हैं यानी कि भूकंप के झटके हैं और एक्सट्रीम विंड कंडीशंस है, जो एक्सट्रीम विंड की हवा है, जो स्पीड है, उसको ये सह सके। ये ब्रिज इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग का एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। इसका मेन पर्पस है जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यानी कि सफ़र का समय कम करना और ट्रैवल को ज़्यादा स्मूथ बनाना। ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ है। क्या है? ब्लास्ट प्रूफ मतलब इस पर अगर कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए तब भी स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। ये इंडिया का सबसे डेंजरस अर्थक्वेक जोन इंटेंसिटी जोन 5 के मैक्सिमम अर्थक्वेक फोर्सेस को भी सह सकता है। साथ ही ये 266 किलोमीटर पर आवर तक की तेज़ हवा को टॉलरेट कर सकता है, जो फाइटर जेट की लैंडिंग के वक्त की हवा की स्पीड के बराबर होती है। जब ये ब्रिज वंदे भारत ट्रेन्स के साथ ऑपरेशनल हो जाएगा तब कटरा से श्रीनगर का सिर्फ सफ़र जो है वो सिर्फ 3 घंटे यानी कितना 3 आवर्स हो जाएगा। आज जो टाइम लगता है उससे 2-3 घंटे इसमें कम ही लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे टूरिज़्म, ट्रेड और लोकल लोगों की डेली लाइफ में काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगला आता है हमारा अंजी ब्रिज। इसकी बात करते हैं। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड मतलब इसमें ब्रिज का जो मेन हिस्सा है वो केबल के सहारे लटका होता है, जो एक टावर से कनेक्टेड होता है। ये डिज़ाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न होता है। ये जो रेलवे ब्रिज है ये अंजी रिवर पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अंजी रिवर पर बना हुआ है, जो कि एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। अब ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है। इस ब्रिज का जो रैंक है वो इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा चेनाब ब्रिज। इस ब्रिज का रैंक दूसरा है, चेनाब का पहला है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो पहले इसे आर्क ब्रिज ही बनाया जा रहा था, लेकिन एरिया की जोग्राफिकल चैलेंजेस जैसे कि वहाँ की मिट्टी, पत्थर और ज़मीन की स्टेबिलिटी से जो जुड़ी प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से इस डिज़ाइन को चेंज करके केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया। केबल स्टेड ब्रिज में पुल का जो मेन पार्ट होता है वो केबल से कनेक्टेड होता है, जो 1 या 2 बड़े टावर्स से जुड़े रहते हैं। तो रीज़न क्या था? जोग्राफिकल चैलेंजेस थे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिटेल्स। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो इस ब्रिज की जो टोटल लंबाई है वो 725 मीटर्स है। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है एंसिलरी वायाडक्ट, मतलब छोटा एलिवेटेड ब्रिज जो मेन ब्रिज से कनेक्टेड होता है। फिर है अप्रोच ब्रिज, जो वो हिस्सा जो लैंड से मेन ब्रिज तक ले जाता है। देन है सेंट्रल एम्बार्कमेंट, ज़मीन से बना हुआ ऊंचा हिस्सा जो ब्रिज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स पर। तो इस ब्रिज को 96 केबल्स का सपोर्ट करते हैं। इस ब्रिज को 96 केबल सपोर्ट करते हैं, जिनकी लेंथ कितनी है? 82 से 295 मीटर्स तक की है। डेक की अगर बात करें तो डेक की विड्थ 15 मीटर है, यानी कि ऊपर का जो सड़क या रेलवे ट्रैक वाला हिस्सा है वो 15 मीटर छोड़ा गया है। अब बात करते हैं एक और बड़े प्रोजेक्ट की, जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल लेंथ है 272 किलोमीटर्स और इसका टोटल कॉस्ट लगभग 43,780 करोड़ है, यानी कि 43,000 प्लस करोड़। इस जो प्रोजेक्ट की लेंथ है ये कश्मीर में एक बहुत बड़ा रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 36 टनल्स बनाए गए हैं, जो मिला के 119 किलोमीटर्स लंबी हैं। टनल्स क्या होता है? अब टनल्स का मतलब होता है कि पहाड़ों के अंदर से बनाए गए रास्ते। साथ ही 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं जो मुश्किल पहाड़ी टेरेन में रेल कनेक्टिविटी देंगे।
ये प्रोजेक्ट कश्मीर वैली को इंडिया के बाकी हिस्सों से ऑल वेदर सीमलेस रेल लिंक बनाएगा। रेल लिंक देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बारिश, बर्फ़ या कोई भी मौसम हो, रेल कनेक्टिविटी हमेशा फंक्शनल रहेगी। पीएम मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स निकाली, उनका इनॉग्रेशन किया, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा को श्रीनगर से जोड़ती हैं। अब वंदे भारत क्या है? वंदे भारत एक फास्ट, मॉडर्न, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि कंफर्ट और स्पीड दोनों देती है। साथ ही पीएम मोदी ने श्री कटरा वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा का फाउंडेशन स्टोन रखा। मतलब इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का कंस्ट्रक्शन उन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। कहाँ किया? कटरा में किया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर, छत्तीसगढ़। तो हुआ क्या? 22 जून 2025 को गृह मंत्री यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह ने NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और CFSL यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रायपुर, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखा। अब फाउंडेशन स्टोन होता क्या है? फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है कि किसी नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ करना। साथ ही उन्होंने वर्चुअल मोड से NFSU रायपुर का टेम्प्रेरी कैंपस इनॉग्रेट किया। क्या किया? टेम्प्रेरी कैंपस इनॉग्रेट किया। अगर हम फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो उसका काम होता है क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़, जैसे कि DNA टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एक्सेट्रा, ये सब करना। इसके साथ ही उन्होंने थाई हब इनिशिएटिव भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया इन्होंने? इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया। ये एक स्पेशल सेंटर होगा जो कि टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन के एरियाज़ में रिसर्च और ट्रेनिंग को प्रमोट करेगा। NFSU कैंपस बनाने में 145 करोड़ और CFSL को बनाने में 123 करोड़ लगे। दोनों को मिला के 268 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। NFSU के इस्टेब्लिश होने के बाद अब तक 16 कैंपस, कितने? 16 कैंपस बन चुके हैं। इनमें से 7 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल मतलब ऑलरेडी चल रहे हैं। 9 अप्रूव हो चुके हैं और 10 नए कैंपस का प्रपोजल रेडी है। मोदी सरकार का प्लान है कि NFSU को देश के 26 बड़े शहरों में एक्सपैंड किया जाए। कितना? 26 मेजर लोकेशंस में इसको एक्सपैंड किया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब इसकी बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट है। 22 मई 2025 को कब 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने बीकानेर, राजस्थान में एक इवेंट के दौरान 18 स्टेट्स और 86 डिस्ट्रिक्ट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस का इनॉग्रेशन किया। ये सब ABSS के अंडर आए, यानी कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर आए। अब ये रीडेवलप का मतलब क्या होता है? रीडेवलप का मतलब है कि पुराने स्टेशंस को मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ नया बनाया जा सके। ABSS को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? रेलवेज की है। इसका गोल है कि इंडिया के 1309 जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स में बदलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट हब्स में, जहाँ पर, इसका मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही जगह रेल, बस, मेट्रो जैसे ट्रांसपोर्ट मोड्स कनेक्ट हो सकें। स्टेशंस को फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। हर जगह के हिसाब से डिज़ाइन बनाया जा रहा है, जिसमें कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ साथ हम लोग लोकल या रीजनल आर्किटेक्चरल थीम्स का भी टच रखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द्वारका स्टेशन का डिज़ाइन द्वारकाधीश टेम्पल से होगा, अहमदाबाद का मोदेरा सन टेम्पल से होगा और कुंभकाओं का चोला स्टाइल से होगा और गुरुग्राम का अर्बन मॉडर्न डिज़ाइन से होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। अब एक ग्लोबल लेवल इवेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ वेव्स समिट। 1 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वेव समिट का इनॉग्रेशन किया। तो कहाँ किया? मुंबई में किया। ये समिट ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि क्रिएटर इकोनॉमी में इंडिया की बढ़ती इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब ये क्रिएटर इकोनॉमी होता क्या है? क्रिएटर इकोनॉमी का मतलब होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन क्रिएटिव बिजनेसेस का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इस समिट में वेव्स बाजार लॉन्च हुआ, जो कि एक ग्लोबल मार्केट प्लेस होगा जहां पर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या क्रिएटिव वर्क इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे। आगे देखते हैं। अब इसका एम क्या है? इसका मेन मकसद है कि इंडियन मार्केट, जैसे कि क्रिएटर, आर्टिस्ट, एम्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स को इंटरनेशनल मार्केट से ये कनेक्ट कराएगा। यानी कि इसको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्शन का इसका काम है, ताकि उनका काम ग्लोबल लेवल पर सेल और शोकेस हो सके। समिट से पहले ही भारत सरकार ने इनको फंड दे दिया। कितना? $1 बिलियन
फंड इनको मिला, अनाउंस किया, जो क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। क्रिएटर इकोनॉमी हमने देखा वही होती है जो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, डिज़ाइनर्स अपने क्रिएटिव काम से पैसा कमाते हैं। अब जान लेते हैं कि ये वेव समिट के बारे में, ये है क्या, बाकी सब क्या है। सो वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये ग्लोबल लेवल समिट का इवेंट है जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज करती है। ये मिनिस्ट्री फिल्म्स, टीवी, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया जैसे सेक्टर्स का रेगुलेशन और प्रमोशन करती है। ये समिट एक प्लेटफॉर्म है जो मीडिया इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रमोट करता है। कहाँ करता है? मीडिया इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रमोट करता है, सही रेगुलेशन बनाने में हेल्प करता है और एंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। 2025 के वेव समिट का टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, थीम पूछी जाती है एग्जाम में। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि क्रिएटर इकोनॉमी वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर करता है जो क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स पर बेस्ड होते हैं। इन सारी चीज़ों पे ये ध्यान देता है। इसमें क्या क्या आता है? आर्ट्स, मीडिया, डिज़ाइन, फैशन, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स आते हैं जहाँ वैल्यू का जो मेन सोर्स होता है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी होता है और इनोवेशन यानी कि नई सोच होता है। अब जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसका टर्म कोलंबियन इकोनॉमिस्ट ने दिया है जिनका नाम है फेलिपे ब्यूट्रागो और इवान ड्यूके। इन्होंने अपनी किताब इवान ड्यूके ने अपनी किताब द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी में इसको पॉपुलर किया। अब हेल्थ सेक्टर की तरफ चलते हैं विच इज़ नेशनल जीरो मेजर्स एंड रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। 24 अप्रैल 2025 को हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, आपको पता होना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा ने नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 को वर्चुअल मोड में लॉन्च किया। मीजल्स और रुबेला दोनों ही वायरल डिजीजेज हैं जो मेनली बच्चों को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं? बच्चों को इफेक्ट करते हैं। ये कैंपेन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि 24 से 30 अप्रैल के पहले दिन शुरू हुआ। इम्यूनाइजेशन वीक एक ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन होता है जो वैक्सीन प्रमोट करता है और इसका मेन टारगेट है कि 2026 तक भारत में मीजल्स और रुबेला खत्म हो जाए। अब इस कैंपेन के कुछ की हाइलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला ये है कि जो मीजल्स और रुबेला हैं इनकी जो इन्फेक्शन रेट है ये बहुत हाई होती है, इसलिए भारत का टारगेट है कि 2026 तक इन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। कब तक? 2026 तक। ईयर पूछा जाता है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंडर एमआर यानी कि मीजल्स और रुबीना वैक्सीन के 2 डोजेस फ्री में दिए जाते हैं। पहला डोज जब बच्चा 9 से 12 महीने का और दूसरा जब 16 से 24 महीने पर हो। अभी इंडिया में एमआर वैक्सीन का कवरेज पहले डोज के लिए 93.7% है और दूसरे के लिए 92.2% है। ये फिगर्स HMIS डेटा यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 2024-25 के हिसाब से हैं। दिस इज़ ऑल्सो, आप देख लो, डायरेक्ट नहीं आएगा इतना, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी 2 डोजेज़ होती हैं, 2 फ्री होती हैं। सो 2024 में 2023 के कंपैरिजन में मीजल्स के केसेस में 73% की कमी आई और रुबेला में 17% की कमी आई, जो एक बहुत बड़ी हेल्थ अचीवमेंट है। इस एलिमिनेशन प्रोग्राम में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया यानी कि वैक्सीन सप्लाई। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है यानी कि वैक्सीन सप्लाई, अवेयरनेस कैंपेन्स, हेल्थ केयर वर्कर ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन होता क्या है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू लोगों को डिजीज़ से इम्यून बनाना। यहाँ टारगेट है कि पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मीजल्स और रुबेला के वैक्सीन का कवरेज कम से कम 95% हो और वो भी 2 डोजेस के साथ। ये हाई पॉपुलेशन इम्यूनिटी को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आपको ये टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा लोग इम्यून हो जाते हैं तो डिजीज़ का स्प्रेड रुक जाता है। इंडिया के मीजल्स और रुबेला प्रिवेंशन में एक्सेप्शनल एफर्ट्स के लिए 6 मार्च 2024 को, कब? 6 मार्च 2024 को वाशिंगटन DC में अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स पर मीजल्स और रुबेला चैम्पियन अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड। कौन देता है? मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप एट द अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स। ये अवार्ड मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप देता है, एक ग्लोबल कोलैबोरेशन जो इन डिजीज़ेस को एलिमिनेट करने का काम करता है। अब चलते हैं कल्चरल सेक्शन में विच इज़ काशी तमिल संगम 3.0। काशी तमिल संगम का तीसरा एडिशन 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में हुआ। कहाँ पे हुआ? वाराणसी, यूपी में। तो यूपी PCS के लिए अचानक से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जगह पूछेंगे,
और मैचिंग में भी दे सकते हैं, डायरेक्टली एरिया भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड। सो काशी का मतलब वाराणसी होता है, यहाँ पे काशी दिया है तो काशी का मतलब वाराणसी ही है। और तमिल संगम का मतलब क्या होता है? तमिल कल्चर का संगम। किसका संगम? तमिल कल्चर का संगम। ये एक प्रेस्टिजियस कल्चरल फेस्टिवल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और यूपी सरकार के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज होता है। इसका मकसद क्या है? अब इसका एम क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो भारत के डीप रूटेड यानी कि गहरे कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, उनको दोबारा सेलिब्रेट करना, खासकर तमिलनाडु और काशी के बीच के रिश्तों को करना। तो इसका मतलब है तमिलनाडु और काशी जो वाराणसी है उसके बीच के पुराने सांस्कृतिक और सभ्यता के जो संबंध हैं, ये फेस्टिवल इन्हीं टाइज को दोबारा सेलिब्रेट करता है। पहली बार काशी तमिल संगम के हिस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स को महाकुंभ, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है जो हर 12 साल में होता है, प्रयागराज में देखने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने नया इनॉग्रेटेड राम मंदिर अयोध्या में भी उन्होंने इसको विजिट किया। अगर हम इसके सेंट्रल थीम की बात करें तो KTS 3.0 का जो सेंट्रल थीम है वो है सेज अगस्त्य, जो एक प्राचीन ऋषि थे और भारत के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये PM नरेंद्र मोदी का एनविजन किया हुआ फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। क्या है? फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। अब ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव क्या होता है? फ्लैगशिप इनिशिएटिव का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का एक प्राइम या सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर आता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो अलग अलग राज्यों के बीच कल्चरल और सोशल बॉन्डिंग को बढ़ाता है। पहला KTS 1.0 जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 16, 2022 तक हुआ था। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इसमें लिखा हुआ है, किसके अंडर? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। तो अब ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता है? इसका मतलब है कि इनमें सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि पूरी सरकारी सिस्टम, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं। पहले एडिशन की सक्सेस के बाद KTS 2.0 दिसंबर 17 से दिसंबर 30, 2023 को नमो घाट वाराणसी, यानी कि ये भी यूपी में हुआ था, यहाँ पर हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो ऐसे ही और क्रिस्प करंट अफेयर्स के लिए IAS PCS डिकोडेड को सब्सक्राइब करो, सिलेबस को डिकोड करो और एग्ज़ाम को क्रैक करो। टिल देन गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्ट्स और इंडिसेस के साथ आएंगे। इतने आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाय बाय।